हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम सॉल्व करने जा रहे हैं PYQs प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन 2017 एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NTA UGC नेट JRF 2022 राइट। एंड इससे पहले हमने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैंने 2017 से ही PYQs जो हैं उनको उनकी 50 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आई हूँ, जिनमें से मैंने टोटल 41 क्वेश्चंस कराए हैं अब तक के प्रीवियस सेशंस में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तब कर दीजिए प्लीज़, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे एजुकेशन से रिलेटेड, कोड 55 से रिलेटेड, वो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और आप इजीली अवेल करते रहेंगे मेरे सारे क्लासेस को, राइट। एंड मैं आपको बता दूं, अब तक हमने जो भी सारे क्वेश्चंस किए हैं वो टोटल 41 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एंड वो क्वेश्चंस में लेके आई थी जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती है, उनके बेसिस पे नए क्वेश्चंस की पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में। एंड प्रीवियस ईयर्स में वो क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं उनमें, राइट। सो आज हम इस सेशन में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। And let's start with the first question for this session. So, which among the following statement is not true is relation to labor welfare? Option number 1, labor welfare is an essential part of social welfare. Option number 2, labor welfare work not only covers the work life of workers in the factory but also extends beyond into his life with his family and community. Option number 3, labor welfare is not concerned with desirable conditions of existence biologically and socially determined. Option number 4, labor welfare is a relative concept, relative in time and place. राइट। सो आपके सामने ऑप्शंस है, आपको ट्रू फाइंड करना है, नॉट ट्रू फाइंड करना है, राइट। इनमें से सही कौन सा सही नहीं है इन रिलेशन टू लेबर वेलफेयर, राइट। सो आपके सामने ऑप्शन है, आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। आई विल गिव यू 15 सेकंड फॉर एवरी क्वेश्चन। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर, राइट। So here the correct answer for this question is option number 3rd would not be the right answer for this question. Would be the right answer for this question because यहाँ पे not पूछा है तो not हमें बताना था, right? Labor welfare is not concerned with desirable condition of existence biologically and socially determined. यहाँ पे not concerned नहीं होना चाहिए था क्योंकि आपको क्वेश्चन में not पूछा है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे not लिखा है क्वेश्चन में। आपको मैं बता दूं क्या टेक्निक होती है एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन से कि जहाँ पे जिस ऑप्शन में नॉट दे दिया होता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इनकरेक्ट ही होता है। अगर क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है तो अगर क्योंकि आपने नॉट लगा दिया, सारी बातें सही हैं लेकिन उसमें नॉट लगा दिया, इसका मतलब कि वो नॉट से जस्टिफाई किया है। अगर सपोज क्वेश्चन में नॉट नहीं लिया होता कि नॉट ट्रू नहीं पूछा, वो सिर्फ पूछा होता कि ट्रू क्या है, राइट। तो भी अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में जैसे नॉट दिया है, राइट, तो आपका ये सही आंसर हो जाता, तभी भी होता क्योंकि वहां पे आपको देना क्वेश्चन क्या पूछता कि ट्रू क्या है, तो ऑप्शन बाकी की 3 तो सही है, एक इसमें ही दिया नॉट, राइट, तो आपका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में भी नॉट पूछा और यहाँ पे भी नॉट दिया है और पूछा ये नॉट ट्रू है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3rd वुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन होता कि नॉट की जगह पे नॉट हटा देता, सिर्फ लिखता लेबर वेलफेयर इज कंसर्न विद डिजायरेबल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस बायोलॉजिकली एंड सोशली डिटरमिन्ड, तो ये सही ऑप्शन होता है, राइट। तो क्या करता, क्वेश्चन की फॉर्मेशन थोड़ा और कर देता, वहां पे नन ऑफ द एबव कर देता या ऑल ऑफ द एबव कर देता या इनमें से ए बी या इनमें से सी ओनली, इस तरह से क्वेश्चंस बनाता। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 are correct options. Option number 3 is incorrect, and as per the question, option number 3rd would be the right answer, right? Let's move to the next question.
Which one of the following does not constitute to be a direct source of industrial jurisprudence in India? Let me read the question again. Which one of the following does not constitute to be a direct source of industrial jurisprudence in India? Option number 1, the Constitution of India. Option number 2, legislative enactments. Option number 3, international obligations. And option number 4, judicial decisions. So आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 43 का, राइट? और क्वेश्चन में पूछा है डज नॉट। अब हमेशा जब भी एग्जाम में होते हैं, आप प्रेशर में होते हैं, तो आप क्वेश्चंस की क्या फॉर्मेशन क्या है वो भूल जाते हैं कई बार। जहाँ पे नॉट होता है आप नॉट को इग्नोर कर जाते हैं और क्वेश्चन को सरसरी निगाह से पढ़ते जाते हैं और इस यहीं पर आपसे गलती हो जाती है। क्वेश्चन में पूछा है डज नॉट, तो आपको नॉट बताना है, राइट? सो आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड फॉर द क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। So here the correct answer for this question is international obligation. So यहाँ पे क्या पूछ रहा था? Does not constitute to be a direct source of industrial jurisprudence in India. So ये directly source नहीं है industrial jurisprudence का in India में, तो वो है international obligation, and except international obligation ये सारे relate करते हैं the Constitution of India, legislative enactments and judicial decisions, right? So यहाँ पे does not पूछा था, तो as per the question the correct answer is option number 3, international obligation. Let's move ahead. Question number 44, who was the first person to advocate an 8 hours working day for workers? 8 घंटे की वर्किंग आवर्स की बात किसने की थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं, रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन नंबर 2 जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन नंबर 3 जॉर्ज इलियट, ऑप्शन नंबर 4 अगस्ट कॉम्टे, राइट? सो आपको मैं 15 सेकेंड दे रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए भी, प्लीज गो अहेड। So here the correct answer for this question is option number 1. Robert Owen has given 8 hours working day for workers, right? Let's move to next question. ऑप्शन नंबर 45 असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपको बता दूं इसका क्या टेक्निक होता है असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। असर्शन जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें बिकॉज लगा के आप रीजन को अगर पढ़ते हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे कि क्या रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, राइट? क्या वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है? तो आप जब भी पढ़ें क्वेश्चन को बिकॉज लगा के पढ़ें, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी क्या क्वेश्चन कहना चाहता है, राइट? सो हम असर्शन पढ़ेंगे। वेलफेयर इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव इन टाइम एंड प्लेस, राइट? एंड बिकॉज आइडिया ऑफ वेलफेयर डिफर विथ पैसेज ऑफ टाइम, man accepted comparatively less convenient and less sumptuous conditions of existence, for science and technology had not made possible better amenities. Then again, meaning and content of welfare differs from country to country or region to region. So आपके सामने options हैं. Option number 1, A is correct but R partially explains A. Option number 2, A is partially correct and therefore only partially explains A. Option number 3, A is correct and R explains A. And option number 4, A is wrong and R is partially correct. मैं आपको 15 सेकेंड दे रही हूँ, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से बिकॉज लगा के पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। So here the correct answer for this question is option number 3. A is correct and R explains A. So यहाँ पे जो बात कर रहा है assertion क्या बोल रहा है, welfare is a social relative concept, relative in time and space, that is correct.
ये रिलेटिव होता है इन टाइम एंड स्पेस के पर्सपेक्टिव में, बिकॉज आइडिया ऑफ वेलफेयर डिफर्स विथ पासेज ऑफ टाइम, दैट इज करेक्ट। वो डिफर करता है विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे चीजें आइडियाज बदलते रहते हैं टाइम के हिसाब से। जरूरी नहीं कि जो चीजें आज वर्क करी वो कल को भी वही चीज सेम वर्क करती, क्योंकि कल को के एनवायरनमेंट अलग बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लोगों के थॉट बदल जाते हैं, चीजें वही रहती हैं लेकिन लोगों के तरीके बदल जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आइडियाज होते हैं वेलफेयर की वो विद द पासेज ऑफ टाइम वो बदलते रहते हैं, राइट। चीजें वही रहती हैं, सिर्फ तरीका बदल जाता है, लोगों की सोच बदल जाती है, बदलती हुई सोच के हिसाब से लोग काम करने लग जाते हैं। लेकिन पहले क्या ज़माना था, अभी क्या है, आज के ज़माने में हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ें घंटों या महीनों में होती थी वो सेकंड्स में हो जाती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का ही है। सो आइडियाज़ बदलें, तरीके बदलें, लोगों की सोच बदली बदली, काम वही करना है बट तरीके अलग है, राइट। सो उसके आगे हम पढ़ेंगे, मैन एक्सेप्टेड कंपेरेटिवली लेस कन्वीनियंट एंड लेस सम्पचुअस कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस for science and technology had not made possible better amenities. Then again, meaning and content of welfare differs from country to country and or region to region. So जो welfare की schemes होती हैं वो country to country differ करती हैं, सारी कंट्री के एक रूल नहीं होते हैं। उसी तरह रीजन की भी बात करें तो हर रीजन के, हर कंट्री के अलग रूल रेगुलेशंस होते हैं, तरीके होते हैं, राइट। सो इस तरह से हम देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर question number 45. Let's move ahead. Labor welfare services were divided into two groups by the Committee of Experts on Welfare Facilities for Industrial Workers convened by ILO in 1963. These are A. Those within the precincts of the establishment, and B. Those outside the precincts of the establishment. The content of welfare activities remained the same as recommended by 1959 study teams. मैं आपके सामने क्वेश्चंस को अगेन पढ़ती हूँ। Labor welfare services were divided into two groups by the Committee of Experts on Welfare Facilities for Industrial Workers, convened by ILO in 1963. These are option number A कह रहा है इसमें, those within the precincts of establishment and those, B बोल रहा है, those outside the precincts of the establishment. एक तो बात करें विद इन द प्रिसिंक्ट्स एंड दूसरी बात कर रहे हैं आउटसाइड द प्रिसिंक्ट्स. The concept of welfare activities remained the same as recommended by 1959 study teams. As per the ILO classification, which one among the following is not welfare and amenities outside the precincts of the establishment? यहाँ पे not पूछा है, so हमारे सामने options है. Option number 1, social insurance measures including gratuity, pension and provident fund. Option number 2, housing facilities. Option number 3, recreational facility. And option number 4, arrangement for prevention of fatigue. Right? So आपके सामने options हैं. Please read the question carefully and try to solve the answer. So here the correct answer for this question is option number 4, arrangement for prevention of fatigue. यहाँ पे पूछा था not, right? So obvious ही बात है, हम fatigue की prevention की arrangement नहीं करते हैं, right? So यहाँ बाकी की जो चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं, social insurance measures including gratuity, जो social insurance में क्या क्या चीज़ें include की गई हैं, that are gratuity, pension and provident fund. These are the social insurance measures. Housing facilities, recreational facilities, but arrangement for prevention of fatigue is not the part of it, right? So let's move to next question. Which is not true in relation to state regulation of wages? आपको बताना था कि इसमें से ट्रू नहीं है. आपके सामने ऑप्शंस है, internal wage differentials are regulated by state. Option number 2, the ideas
ideals of welfare state necessitate state regulation of wages. Option number third, it is necessary to raise the efficiency of the workers by ensuring improvements in health, productivity, and distribution of income. Option number four, it is necessary because of the gap existing between the marginal productivity of labor and the actual level of wages on the average. So आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है, राइट? So I'm giving you 15 seconds. Please go ahead. So here the correct answer for this question is internal wage differentials are regulated by the state. Option number 1 would be the right answer as per the question, क्योंकि यहाँ पे not true पूछा है state regulation of wages के केस में. internal wage differentials are regulated by the state. It is incorrect, right? So as per the question, this option number 1 would be the correct answer. इसके अलावा अगर आप बात करते हैं, अगर यहाँ पे नॉट होता तो यहाँ पे क्या आपका गिफ्ट क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती, 20 2 3 4 आपके सही आंसर्स होते हैं अगर वो नॉट पूछता और यहाँ पे क्वेश्चंस की फॉर्मेशन इस तरह से दिया होता और उसमें ए सही या गलत है, बी या फिर ए बी या फिर ए बी सी इस तरह से दिया होता है, राइट 1 2 3 यू कैन से. तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2, द आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट नेसेसिटेट स्टेट रेगुलेशन ऑफ वेजेस. ये इसके अंदर आता है, स्टेट रेगुलेशन ऑफ वेजेस के अंदर आता है. इट इज नेसेसरी टू रेज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स बाय इंश्योरिंग इंप्रूवमेंट्स इन हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ये भी सही है, स्टेट रेगुलेशन ऑफ वेजेस के अंदर आता है. एंड ऑप्शन नंबर 4, इट इज नेसेसरी बिकॉज द गैप existing between the marginal productivity of labor and the actual level of wages on the average, right? So ये सारे correct हैं, but यहाँ पे not correct पूछा था, not that is which is not in the relation to the state regulation of wages की बात किया गया था. तो यहाँ पर option number 1 would be the correct answer for the question number 47, right? Let's move to next question. 12th plan has identified certain sectors that will create large employment. Which among the following sectors has not been identified? आपको पता करना है कि कौन सा इसमें से आइडेंटिफाई, कौन सा सेक्टर आइडेंटिफाई नहीं किया है गया है इन 12th प्लान, राइट? सो हम देखेंगे टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2, लेदर एंड फुटवेयर. ऑप्शन नंबर 3, जेम्स एंड ज्वेलरी. एंड ऑप्शन नंबर 4, हेल्थ केयर. इनमें से कौन सा 12th प्लान में आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, राइट? बाकी के 3 होंगे, एक नहीं होगा, राइट? सो लेट्स सी. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 48. हेल्थ केयर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, जहाँ पे बात की गई थी कि लोगों को, क्योंकि पहले बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, तो रोजगार देने के लिए किन किन सेक्टर्स में काम किया गया था, किन किन सेक्टर्स को लाया गया था. तो दोज वर टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, क्योंकि टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स की कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, क्योंकि जो लोग बेरोजगार हैं उनको इन इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा, जैसे टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, लेदर एंड फुटवेयर की कंपनी में, एंड जेम्स एंड ज्वेलरी की बात जहाँ पे की जाती है. हेल्थ केयर की बात नहीं की गई थी उस टाइम, 12th प्लान में हेल्थ केयर को नहीं इंक्लूड किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Option number 49, marginal productivity, wages and standard of living tends to adjust to one another. What is true in relation to the statement? Option number 1, the condition is achieved for short run only. Option number 2, the condition never arrives. Option number 3, the condition is achieved in the long run. Option number 4, the condition arrives when high wages are paid. So आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें, राइट? सो आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन. प्लीज गो अहेड. So here the correct answer for the question is option number 3. The condition is achieved in the long run.
सो जहाँ पे हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की, वेजेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं, वहाँ पे हम बात करेंगे द कंडीशन ऑफ अचीव्ड इन लॉन्ग रन। आप जो भी बात करेंगे लॉन्ग रन की बात करेंगे, लॉन्ग प्लान की बात करेंगे, राइट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, द कंडीशन इज अचीव्ड फॉर द शॉर्ट रन ओनली। जहाँ पे आप कभी भी एग्जाम में अगर होते हैं, जहाँ पे जिस ऑप्शन में ओनली दे दिया गया हो ना, तो वहीं पे वो बांध देता है उस क्वेश्चन को, वहीं पे उसमें लिमिटेशन एक डाल देता है। तो जहाँ पे ओनली आ जाता है वहां पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो ऑप्शन इनकरेक्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे ओनली दे दिया, क्योंकि पहले तो आप देखेंगे कि क्या कर रहा है ये ऑप्शन नंबर 1, कंडीशन इज अचीव्ड फॉर शॉर्ट रन ओनली। यहाँ पे शॉर्ट रन की बात ना करके लॉन्ग रन की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट रन की बात कर रहा है। और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, अगर किसी भी ऑप्शन में ओनली दे दिया हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आप देखेंगे कि जब जहाँ पे ओनली दे दिया गया हो, उस ऑप्शन को आप इनकरेक्ट ही मार्क करेंगे, वो अप्रोप्रिएट नहीं रहता है। अगर इनकरेक्ट ही पूछा गया है तो आप उसको मार्क करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ सही पॉजिटिव पूछ रहा है और उसमें ओनली दे दिया गया है तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो आप उसको मार्क करके आ सकते हैं, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, द कंडीशन नेवर अराइव्स। मतलब नेवर, मतलब जो कंडीशन दी गई है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो नेवर अराइव मतलब वो रीच ही नहीं करती हैं, तो ये तो एकदम गलत हो गया, राइट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, द कंडीशन अराइव्स व्हेन हाई वेजेस आर पेड। मतलब कंडीशन अराइव तो करती है, मीट तो करती है कंडीशंस, लेकिन जब आप हाई वेजेस पे करेंगे तो ये भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा आपका। तो एज पर द क्वेश्चन, right answer is option number 3, the condition is achieved in the long run only, right. Let's move to next question. Yeah, so here question number 50th and last question for the session, और हम इस क्वेश्चन के साथ ही 2017 जनवरी बैच में पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज को आज यहाँ पर एंड करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस मैंने आपसे बोला था कि मैं कराऊंगी, इस सीरीज में लेके आई हूँ, जिनमें से मैंने प्रीवियस सेशंस में कुछ क्वेश्चंस कराए थे। यू कैन सी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सेशंस में करवाए हैं, एंड ये हमारा लास्ट सेशन था इस सीरीज का, राइट। सो 50th क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग is not a factor which will determine the level of demand for any commodity. So आपको not a factor पूछा है, इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है। So हम देखेंगे ऑप्शंस, प्राइस, ऑप्शन नंबर 2 प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, ऑप्शन नंबर 3 टेस्ट, एंड ऑप्शन नंबर 4 सोशल वैल्यूज। सो इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं होगा डिमांड फॉर एनी कमोडिटी की जब बात करते हैं तो। सो आपके सामने ऑप्शंस है, लेट्स फाइंड द आंसर। So here the correct answer for this question is option number 4. Social welfare would be the right answer for question number 50th. So आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप मेरे, जब तक कि मैं नया सेशन ना लेके आऊँ तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं आप उनको देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा। मैंने थ्योरी पार्ट भी कराया है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 भी कराया है इसी चैनल पर, जिसमें से हमने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट यूनिट 1 खत्म किया हुआ है, थ्योरी पार्ट देखा है, एंड यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी हमने किया हुआ है, उसकी थ्योरी पार्ट किए हुए हैं। थ्योरी में वो सारी थ्योरीज हमने कराई हैं, वो टॉपिक सारे लेके आई थी मैं, जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सो आप थ्योरी पार्ट देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। अपकमिंग सेशंस में मैं थ्योरी पार्ट अगेन लेके आऊँगी, जिसमें से ऑप्शन जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं कोड 55 के, वो सारे कवर करूँगी, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगी जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। एंड अगर आपको कोई भी कहीं पे भी किसी तरह का लैग नज़र आता है मेरे चैनल पे, मेरे टीचिंग स्टाइल में, मेरे पीपीटी स्टाइल में, तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल वर्क ऑन दैट, ऑलराइट, एंड थैंक यू सो मच। हाँ जी।